हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है छठी शताब्दी के 16 महाजनपद। आज के हमारे इस वीडियो में हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। प्राचीन भारत की राजनीतिक अवस्था के अध्ययन के लिए हमें पूर्णतया धार्मिक ग्रंथों, विशेषकर बौद्ध ग्रंथों पर निर्भर रहना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था हो चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, इन सब के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पूरी तरीके से धार्मिक ग्रंथों पर, विशेषकर बौद्ध ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है। इन ग्रंथों के अध्ययन से हमें भारत की राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में यह जानकारी प्राप्त होती है कि उन दिनों देश में कोई सार्वभौम सत्ता नहीं थी। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति का बोलबाला था और देश के विभिन्न भागों में छोटे छोटे राज्य विद्यमान थे। दूसरे शब्दों में कहें तो उस समय देश पर किसी एक राजा का पूरा राज्य नहीं था, अर्थात पूरे देश पर कोई एक राजा राज्य नहीं कर रहा था, अपितु पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और उन छोटे छोटे राज्यों पर अनेक राजा राज्य कर रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के भिन्न भिन्न भागों पर भिन्न भिन्न राजाओं का अधिकार था, परंतु धीरे धीरे साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विकास हो रहा था और शक्तिशाली राज्य निर्बल राज्यों के अस्तित्व को समाप्त कर अपने साम्राज्य का संवर्धन करने की चेष्टा कर रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि धीरे धीरे साम्राज्यवादी प्रवृत्ति विकसित हो रही थी। जो बड़े बड़े और शक्तिशाली राज्य थे, वे राज्य अर्थात उन राज्यों के राजा छोटे छोटे राज्यों के अस्तित्व को समाप्त करके अपने साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। उस समय भारत में राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार की राज संस्थाएं विद्यमान थीं, जिन्हें जनपद कहा जाता था। बौद्ध और जैन साहित्य में ऐसे बहुत से जनपदों का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में आर्यों के राजनीतिक जीवन का आधार जन था। ऋग्वेद के अध्ययन से यह पता चलता है कि कार्य अनेक जनों में विभक्त थे। प्रारंभ में इन जनों का कोई अपना निश्चित स्थान नहीं था, पर कालांतर में उनके स्थायी राज्य स्थापित हुए। दूसरे शब्दों में कहें तो वैदिक काल में कार्य छोटे छोटे जनों में विभक्त हुआ करते थे, मतलब हर एक कार्य हर एक व्यक्ति में बटे हुए होते थे। शुरू में तो इन जनों का कोई अपना एक निश्चित स्थान नहीं था, लेकिन बाद में उनके स्थायी राज्य स्थापित हो गए थे। जनपद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण काल में जनपदों का अस्तित्व था। गौतम बुद्ध के समय तक यह जनपद पूर्ण विकसित हो गए थे। दूसरे शब्दों में कहें तो जनपद शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है, अर्थात हमें यह पता चलता है कि ब्राह्मण काल में जनपदों का अस्तित्व था। गौतम बुद्ध के समय तक ये जनपद पूरी तरह से विकसित हो गए थे। जैसे कि एक इतिहासकार ने लिखा है कि लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक के युग को भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद युग कहा जाता है। सारे देश में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जनपदों की श्रृंखला फैली हुई थी। प्रत्येक जनपद अर्थात हर एक जनपद अनेक ग्रामों और नगरों से मिलकर बना था, जिसकी अपनी एक अलग विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था होती थी और उनका अलग शासन होता था। अतः इस प्रकार कालांतर में विकसित जनपद जाति इकाई की अपेक्षा एक राजनीतिक इकाई के रूप में विकसित हो गया था। बौद्ध साहित्यों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बौद्ध साहित्यों में 16 महाजनपदों के विषय में बताया गया है, जो कि इस प्रकार हैं। 16 महाजनपदों में से एक जनपद है अंग। अंग का राज्य मगध राज्य के पूर्व में स्थित था। इसकी राजधानी चंपानगरी थी, जो आधुनिक भागलपुर के समीप बनी हुई थी। इस काल में यह नगरी विशेष वैभवपूर्ण थी। यह कला, सभ्यता, संस्कृति तथा व्यापार का केंद्र थी। दूसरे शब्दों में कहें तो अंग राज्य मगध राज्य के पूर्व में स्थित था। अंग राज्य की राजधानी चंपानगरी थी, जो आधुनिक भागलपुर के निकट बनी हुई थी। उस काल में अंग राज्य बहुत ही विशेष वैभवपूर्ण था। अंग राज्य उस समय कला, सभ्यता, संस्कृति और व्यापार का केंद्र था। इस राज्य ने पहले तो बड़ी उन्नति की, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका महत्व घटने लगा। अंग राज्य का अपने पड़ोसी राज्य मगध से बराबर संघर्ष रहता था, अर्थात इन दोनों राज्यों के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे। इन दोनों राज्यों में परस्पर युद्ध होता रहता था।
अंत में मगध राज्य ने इस राज्य पर अर्थात अंग राज्य को पराजित करके अंग राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और अंग राज्य को अपने राज्य मगध में मिला लिया। 16 महाजनपदों में से एक जनपद मगध है। मगध राज्य वर्तमान बिहार राज्य के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध राज्य की राजधानी राजगृह थी। यह भी चंपा नगरी की तरह महत्वशील थी। उसी समय राजगृह अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध था। बहाद्र वंश का राज्य इस समय तक समाप्त हो चुका था। मगध में पटना और गया के आधुनिक जिले सम्मिलित थे। दूसरे शब्दों में कहें तो मगध राज्य वर्तमान बिहार राज्य के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध राज्य की राजधानी उस समय राजगृह थी। जितना महत्व चंपा नगरी का था, उतना ही महत्व मगध राज्य की राजधानी राजगृह का भी था। मगध राज्य की राजधानी राजगृह भी अपने वैभव के लिए उस समय बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी। पटना और गया के आधुनिक जिले उस समय मगध राज्य की सीमा में ही आते थे। प्राक बुद्ध काल में बृहद्रथ और जरासंध वहां के प्रमुख शासक थे। कहा जाता है कि अंग शासक ब्रह्मदत्त और अन्य राजाओं ने मगध के राजाओं को परास्त किया था, परंतु अंत में मगध की ही जीत हुई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो उस समय मगध राज्य के राजाओं के साथ कई राज्यों के राजाओं ने युद्ध किया था। युद्ध में मगध के राजाओं को अंग शासक ब्रह्मदत्त और अन्य राजाओं ने परास्त भी किया था, लेकिन अंत में जीत मगध राज्य के राजाओं की ही हुई थी। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद काशी है। काशी की राजधानी वाराणसी थी, जो वरुणा और असी नदियों के संगम पर बसी थी। यह नगरी 12 योजनों में विस्तृत थी और किसी समय भारत की सर्वश्रेष्ठ नगरी थी। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी का राजा था। ब्रह्मदत्तों के शासन काल में यह बहुत फली फूली। महाभाग्य में भी काशी का उल्लेख है। वैभव, शिल्प, बुद्धि एवं ज्ञान के लिए यह नगर बहुत प्रसिद्ध था। दूसरे शब्दों में कहे तो काशी किसी समय में भारत की सर्वश्रेष्ठ नगरी मानी जाती थी। यह अपने वैभव, शिल्प, बुद्धि एवं ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वरुणा और असी नदियों के संगम पर बसी थी। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। काशी नगरी 12 योजन तक फैली हुई थी। ब्रह्मदत्त के शासन काल में तो यह नगरी बहुत फली फूली, लेकिन क्योंकि इसका कौशल राज्य के साथ विशेष संघर्ष रहता था, अर्थात इनके मध्य परस्पर युद्ध होता रहता था, अतः इसी कारण काशी राज्य की शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती चली गई और बाद में इसका पतन हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि इसी संघर्ष के चलते काशी राज्य धीरे धीरे अपने महत्व को खोता चला गया और बाद में इसका पतन हो गया। वज्जी 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है। यह 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक विशेष महत्वपूर्ण थे। ये सभी उत्तर बिहार में थे। बुद्ध के समय तक वज्जी संघ विद्यमान था। कहने का तात्पर्य यह है कि वज्जी महाजनपद के अंतर्गत 8 राज्य आते थे। वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, जिसके अंतर्गत लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक विशेष महत्वपूर्ण थे। अर्थात वज्जी महाजनपद में लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक का विशेष महत्वपूर्ण स्थान था। वज्जी के अंतर्गत आने वाले सभी राज्य उत्तर बिहार में स्थित थे। बुद्ध के समय तक 8 राज्यों का यह एक संघ वज्जी विद्यमान था। पढ़नी और कौटिल्य ने भी वज्जियों के उल्लेख किए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पढ़नी और कौटिल्य ने भी वज्जियों के विषय में बताया है। यहाँ गणतांत्रिक शासन पद्धति थी और इस संघ की राजधानी वैशाली थी। वैशाली संस्कृति और सभ्यता का प्रधान केंद्र थी। वज्जी शासन में प्रत्येक गांव के सरदार को राजा कहा जाता था। राज्य के सामूहिक कार्य का विचार एक परिषद में होता था, जिसके वह सब सदस्य होते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि वज्जी शासन के अंतर्गत प्रत्येक गांव अर्थात हर एक गांव के सरदार को राजा कहा जाता था। हर एक गांव का जो मुखिया होता था, वह मुखिया राजा माना जाता था। इस राज्य के जो भी सामूहिक कार्य होते थे, उस कार्य का विचार अर्थात उसके विषय में चर्चा एक परिषद में होती थी, जिसके वह सब सदस्य होते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो इन सब ने मिलकर एक परिषद का निर्माण किया था, जिसके ये सभी सदस्य थे। राज्य का जो भी सामूहिक कार्य होता था, उसके विषय में विचार विमर्श ये लोग इसी परिषद में करते थे। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद कौशल है। यह अत्यंत प्राचीन राज्य था। उत्तर प्रदेश के मगध में उत्तर की ओर स्थित था। इस काल में इस राज्य की राजधानी श्रावस्ती थी।
पहले राजधानी अयोध्या या साकेत थी, लेकिन कालांतर में जब अयोध्या का महत्व घट गया तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित श्रावस्ती ही इसकी राजधानी बन गई। यहाँ का प्रसिद्ध राजा प्रसेनजीत था, जो बुद्ध का अनुयायी था। इस राज्य का संघर्ष काशी राज्य से होता रहता था। बाद में यह स्वयं मगध के प्रभाव क्षेत्र में आ गया। दूसरे शब्दों में कहें तो कौशल राज्य बहुत ही प्राचीन राज्य था। कौशल राज्य उत्तर प्रदेश के मगध में उत्तर की ओर स्थित था। उस काल में कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती थी। पहले तो कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी या फिर साकेत थी, लेकिन बाद में जब अयोध्या का महत्व कम हो गया तो ताप्ती नदी के तट पर स्थित अर्थात ताप्ती नदी के तट पर बसी हुई श्रावस्ती ही इसकी राजधानी बन गई। कौशल राज्य के प्रसिद्ध राजा प्रसेनजीत थे, जो बुद्ध के अनुयायी थे, अर्थात यहाँ के प्रसिद्ध राजा प्रसेनजीत बुद्ध में आस्था रखते थे। कौशल राज्य का संघर्ष काशी राज्य के साथ होता रहता था। बाद में यह स्वयं ही मगध के प्रभाव क्षेत्र में आ गया, अर्थात यह मगध की सीमा में आ गया। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मल्ल था। मल्ल का महान राज्य वज्जियों के संघ राज्य के उत्तर में स्थित एक पहाड़ी राज्य था। यह एक प्रजातंत्रीय राज्य था। इसके 2 भाग थे, जिनकी राजधानियां कुशीनगर और पावापुरी थीं। कहने का तात्पर्य यह है कि मल्ल राज्य वज्जियों के संघ राज्य के उत्तर दिशा में स्थित था। यह एक पहाड़ी राज्य था। मल्ल राज्य एक प्रजातंत्रीय राज्य था, जिसके 2 भाग थे, जिनकी राजधानियां कुशीनगर और पावापुरी थीं। कुशीनगर को गोरखपुर के निकट वर्तमान कसिया के साथ एकात्मय समझा गया है। बौद्ध धर्म के इतिहास में इन नगरों का बहुत महत्व है। बुद्ध ने अंतिम भोजन पावा में ही किया था और कुशीनगर में ही उनकी मृत्यु हुई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो मल्ल राज्य की राजधानियां कुशीनगर और पावापुरी को बौद्ध धर्म के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन पावा में किया था और उनकी मृत्यु अर्थात महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। मल्ल के लोग बुद्ध के बहुत बड़े प्रशंसक थे। मल्ल लोग बड़े ही वीर और युद्धप्रिय लोग थे। बुद्ध की मृत्यु के कुछ ही समय बाद मगध ने इस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद चेदी था। चेदी जनपद की राजधानी शक्तिमती थी, जो केन नदी के तट पर स्थित थी। यह स्थान आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित है। शिवसेना के शासन काल में इस राज्य की बड़ी उन्नति हुई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब इस राज्य पर शिवसेना का शासन काल था, तब इस राज्य ने बहुत ही उन्नति की थी। इस वंश की एक शाखा ने कलिंग में प्रवेश किया और वहां अपने राज्य की स्थापना की। महाभारत काल का शिशुपाल यहीं का राजा था। वत्स राज्य भी 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है। यह राज्य आधुनिक प्रयाग के आसपास के प्रदेश पर फैला हुआ था। वत्स राज्य में राजतंत्रीय प्रणाली थी। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी एक समृद्ध नगर था और यहाँ कई लखपति व्यापारी रहते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो वत्स राज्य आधुनिक प्रयाग के आसपास के प्रदेशों में फैला हुआ था। वत्स राज्य में राजतंत्र था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो कि एक बहुत ही समृद्धशाली नगर था। कौशाम्बी में कई लखपति व्यापारी रहते थे। दक्षिण और पश्चिम के प्रदेशों के व्यापार और व्यापारियों के लिए यह एक बहुत बड़ा केंद्र था। अवंती राज्य से इस राज्य का अर्थात वत्स राज्य का सदैव संघर्ष रहता था। दूसरे शब्दों में कहें तो अवंती राज्य और वत्स राज्य के मध्य परस्पर संघर्ष रहता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स राज्य में उदयन का शासन था। उदयन एक शक्तिशाली और युद्ध प्रिय शासक था तथा पड़ोसी राज्यों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। दूसरे शब्दों में कहें तो उदयन का अपने पड़ोसी राज्यों के राजाओं के साथ हमेशा संघर्ष होता रहता था। कुरु 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है। कुरु राज्य वर्तमान दिल्ली और मेरठ जिले का समरूपी था। इस समय कुरु की उतनी महत्ता नहीं थी जितनी वैदिक काल में थी। कहने का तात्पर्य यह है कि कुरु राज्य का महत्व जितना वैदिक काल में था, उतना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नहीं रह गया था, क्योंकि इस काल में इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ का पुराना गौरव समाप्त हो चुका था। महाभारत के भीषण युद्ध के उपरांत पांडवों के शासन काल में इंद्रप्रस्थ राज्य की राजधानी बनाई गई थी। महाभारत के पश्चात ही इस राज्य की शक्ति निर्बल पड़ गई। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद पांचाल है। यह राज्य आधुनिक रुहेलखंड जिले का समरूपी था। महाभारत कालीन पांडवों की पत्नी द्रौपदी यहीं के राजा द्रुपद की पुत्री थी। दूसरे शब्दों में कहें
कहें तो महाभारत काल में पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, वह यहीं के राजा द्रुपद की पुत्री थी। गंगा नदी इस राज्य के मध्य में प्रवाहित थी, लेकिन इस समय कुरु राज्य की भांति पांचाल राज्य भी अपनी पुरानी महत्ता को खो चुका था। उसके मुख्य नगर काम्पिल और कामिनी थे। कुछ समय बाद यह राज्य 2 भागों में बंट गया, जिससे इसका प्राचीन महत्व जाता रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार वैदिक काल में कुरु राज्य का महत्व था, ठीक उसी प्रकार पांचाल राज्य का भी वैदिक काल में बहुत ही ज्यादा महत्व था। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक पांचाल राज्य भी अपने महत्व को खो चुका था। पांचाल राज्य के 2 प्रमुख नगर थे, कंपिल और कामिनी। इस राज्य के मध्य में अर्थात बीच में गंगा नदी प्रवाहित होती थी। कुछ समय बाद पांचाल राज्य 2 भागों में बंट गया, जिसके कारण यह अपना प्राचीन महत्व खोता रहा। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मत्स्य है। यह राज्य यमुना के पश्चिम तथा कुरु राज्य के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। महाभारत काल में इस राज्य में राजतंत्र था। पांडवों ने अपने वनवास काल का 14वां वर्ष अज्ञात रूप में इसी राज्य में बिताया था। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद सूरसेन है। यह राज्य मत्स्य राज्य के दक्षिण में स्थित था और इसकी राजधानी मथुरा थी। अपने ज्ञान, बुद्धि और वैभव के कारण यह नगर अत्यंत प्रसिद्ध था। वहाँ पहले गणतंत्र था, पर बाद में राजतंत्र कायम हुआ। महाभारत में इस राज्य का उल्लेख आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि महाभारत में सूरसेन राज्य के विषय में बताया गया है। अस्सक 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है। अस्सक का राज्य गोदावरी के तट पर स्थित था और इसकी राजधानी पाटेन में थी। इस राज्य के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे। इनका अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चल रहा था। धीरे धीरे यह राज्य अवंती के अधीन हो गया। दूसरे शब्दों में कहें तो यह राज्य गोदावरी नदी के तट पर स्थित था और इसकी राजधानी पाटेन में थी। इक्ष्वाकु वंश के राजा इस राज्य पर राज्य करते थे। इस राज्य के राजाओं का संघर्ष अवंती राज्य के राजाओं के साथ निरंतर चलता रहता था। अतः इसी कारण यह राज्य धीरे धीरे अवंती के अधीन हो गया, अर्थात अवंती की सीमा के अंतर्गत आने लगा। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद कम्बोज है। कम्बोज जनपद में कश्मीर का उत्तरी भाग, गंधार के उत्तर का प्रदेश आमीर और बदख्शा सम्मिलित थे। इसकी राजधानी राजपुर में थी। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद अवंती है। अवंती राज्य मालवा प्रदेश में स्थित था। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। बुद्ध के समय यहाँ प्रद्योत का राज्य था, जो कौशाम्बी के राजा उदयन का समकालीन था। उसने उदयन पर आक्रमण किया पर परास्त हो गया और तब अपनी बेटी से उसने उदयन की शादी कर दी। प्रद्योत का मथुरा के राजा सूरसेन से भी वैवाहिक संबंध था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसलिए अवंती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि अवंती राज्य मालवा प्रदेश में स्थित था। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ पर प्रद्योत नाम के राजा का राज्य था। अवंती का राजा प्रद्योत कौशाम्बी के राजा उदयन का समकालीन था, अर्थात जिस समय कौशाम्बी का राजा उदयन राज्य कर रहा था, उसी समय अवंती राज्य पर प्रद्योत नामक राजा राज कर रहा था। अवंती के राजा ने उदयन पर आक्रमण किया और युद्ध में परास्त हो गया। जब अवंती का राजा उदयन से परास्त हो गया, तब उसने अपनी बेटी का विवाह उदयन के साथ करवा दिया। अवंती के राजा प्रद्योत ने मथुरा के राजा सूरसेन के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। प्रद्योत की बौद्ध धर्म में आस्था थी, इसलिए अवंती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। गंधार 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है। गंधार राज्य आधुनिक कश्मीर और तक्षशिला प्रदेश में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। ज्ञान के केंद्र के रूप में तक्षशिला की उस समय बड़ी प्रसिद्धि थी और दूर दूर के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते थे। कुरुवंशीय महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी तथा दुर्योधन आदि 100 कौरवों की माता गांधारी यहीं की राजकुमारी थीं। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में भारत के अंतर्गत विकेंद्रीकरण की भावना विशेष रूप से विद्यमान थी। भारत छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त था और वो भी सभी छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और एक दूसरे को हड़प कर अपना विस्तार करना चाहते थे। लेकिन उनमें से कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था जो समस्त भारत को जीतकर उसको एक राजनीतिक सूत्र में बांध सके।
कहने का तात्पर्य यह है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति सही नहीं थी। उस समय भारत कई छोटे छोटे भागों में विभाजित था और उन सभी राज्य के राजा हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उन सभी राज्य के राजा एक दूसरे को लड़ाई में परास्त करके अर्थात युद्ध में हराकर अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, अर्थात अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन उन सभी राज्यों के राजाओं में कोई भी इतना शक्तिशाली राजा नहीं था जो समस्त भारत को जीतकर उसमें एकता स्थापित कर सके। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी छठी शताब्दी के 16 महाजनपदों के विषय में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।